बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ज़्यादा हुआ यह है कि शेख रशीद अहमद साहब, आपको पता है, वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और वो GHQ के गेट नंबर 4 के बारे में बड़ी बात भी करते रहे। और शेख साहब क्योंकि बहुत पुराने सियासतदान हैं तो वो भेदी हैं। भेदी कहते हैं घर का भेदी, यानी उनको पता है कि कौन कौन किस किस रास्ते से सियासत में आया। नवाज शरीफ साहब को कौन कौन सा जर्नैल मिलता था, कैसे कैसे वो आर्मी को इस्तेमाल करते थे, कैसे कैसे पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते थे, कैसे कैसे उन्होंने गैर मुल्कियों को इस्तेमाल किया, फिर कैसे नवाज शरीफ सियासत में कामयाब हुए और ख़ुद भी इस्तेमाल होते रहे। परवेज़ मुशर्रफ के साथ उन्होंने काम किया, पीपल्स पार्टी को उन्होंने बड़ी गहराई के साथ देखा। तो शेख साहब का तजर्बा बहुत ज़्यादा है और सियासत भी बहुत पुरानी कर रहे हैं। यानी इस वक्त जितनी पॉलिटिकल लॉट है पाकिस्तान में, शायद उनमें सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार आदमी शेख रशीद है। 15वीं तो वजारत है और कई अहम वजारतों के ऊपर रह चुके हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला है। तो शेख साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और वो फौज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उनके फौज से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। और शेख साहब पाकिस्तान दिफाई काउंसिल में भी हुआ करते थे, अगर आपको याद हो तो। और साथ ही साथ शेख साहब जो हैं, शेख रशीद अहमद साहब, इनके ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के साथ थोड़े से वो दिली वाबस्तगी भी है, क्योंकि रावलपिंडी के रहने वाले हैं और वहीं पे GHQ है। तो शेख साहब बार बार ये क्लेम करते हैं और फौज के साथ अपने ताल्लुकात पे हमेशा फख्र करते हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वो कभी रहे नहीं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए फौज ज़रूरी है और फौज का जितना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कभी रही है तो शेख साहब ने कभी उसकी मुखालफत नहीं की। वो ये कहते हैं कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, उनका अपना एक सोचने का नज़रिया, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें। लेकिन शेख साहब ने एक बहुत बड़ा छक्का लगाया है। इमरान खान साहब की टीम में तो उनको भी क्रिकेट खेलनी आ गई है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर कोई फौज के खिलाफ बात करेगा या जब तक मैं वजीर दाखिला हूं पाकिस्तान का, कोई फौज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करेगा या फौज के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ मैं 72 घंटों के अंदर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। शेख साहब ने यह क्यों कहा, किस बुनियाद पे? यानी पाकिस्तान में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए ना, आज़ादी इजहार राय, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और बोलने की आज़ादी के नाम के ऊपर हम जो दिल करता है करते हैं, जिसको दिल करता है गाली देते हैं, जिसके खिलाफ दिल करता है बात करते हैं। हम किसी भी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। हमें चाहिए मुकम्मल आज़ादी बोलने के लिए, ये देखे बगैर कि जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। शेख साहब का जो कहना है कि मैं पर्चा कटवाऊंगा किस कानून के तहत, मैं आपको एक कानून पाकिस्तान का बताता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अगर किसी की गलत फहमी है तो वो ये जरा सुन ले। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार राय, आइन का आर्टिकल है 19 और वहां लिखी है आज़ादी इजहार राय। तो आइन कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शहरी को आज़ादी इजहार राय यानी तकरीर करने की और बात करने की इजाज़त होगी। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस को भी आज़ादी होगी, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of Islam or integrity। वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी होगी लेकिन 7 कंडीशन लगा दी। वो ये है कि कोई ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कानून के अंदर मौजूद हो, वो ममानियत जो कानून के अंदर मौजूद हो, जो इस्लाम की अजमत और बड़ाई के खिलाफ कोई बात आप नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते। सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की हिफाजत, सालमियत और उसके दिफा के हवाले से आप कोई गलत बात नहीं कर सकते। और एनी पार्ट देयरफॉर, या इसका कोई जो दीगर हिस्सा है उसका, देयर ऑफ, इसका कोई दीगर हिस्सा उसको नहीं। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, जो आपके दोस्त मुमालिक हैं, इनमें खास तौर पे मुसलमान मुल्कों को लिया जाता है, उनके खिलाफ आप आज़ादी इजहार राय को बहाना बना के बात नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, यानी आप गालम गलोच और ये वो इन चीज़ों की भी आपको इजाज़त नहीं है। और इन रिलेशन टू कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, यानी आप अदालत की तौहीन भी नहीं, अदालत भी सिक्योर हो गई, आप उसको तौहीन नहीं कर सकते। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, या किसी जुर्म के लिए लोगों को उकसा नहीं सकते। यानी आप लोगों को जुर्म के लिए नहीं उकसा सकते, आप बदज़बानी नहीं कर सकते आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर।
आप आज़ादी सारे राय के ऊपर नाम के ऊपर आप मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा बात नहीं कर सकते और उनके ख़िलाफ़ आप कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाए। आप पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान के दिफा के साथ साथ पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, और सबसे बढ़ के अदालतें और इस्लाम ख़ास तौर पे कि इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते। ये आईने पाकिस्तान कह रहा है, तो पाकिस्तान की आइन की तो बात माननी पड़ेगी। तो फजलुर रहमान साहब आइन के तनाजुर में हमेशा बात करते हैं, लेकिन शायद आइन का आर्टिकल 19 जो है उसको पूरा नहीं पढ़ते, सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, पहली लाइन का एक हिस्सा पढ़ते हैं सिर्फ, इसमें लिखा है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके आगे नहीं जाते, इसके आगे जाना जो है वो उनको वारा नहीं खाता। तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ नाज़ेबा बातें कर रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा वो एक बगावत वाला एटीट्यूड उन्होंने रखा हुआ है, और फ़ौज के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उकसाया जाए लोगों को कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करें। अब इसमें 3 बड़े अहम स्टेटमेंट है जो अभी हाल ही में है, बल्कि दर्जनों है, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 की बात करूं तो एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद कहा कि हम पाकिस्तान की फ़ौज का वो हाल करेंगे जो हाल अमरीकी फ़ौज का अफ़गानिस्तान में हुआ है। यानी अफ़गान मुजाहिदीन ने वहाँ पे जहाद किया अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़, अमरीकी फ़ौज को वहाँ कत्लेआम किया, उनको मारा। तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि उसी तरह हम जहाद करेंगे पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी फ़ौज को यहाँ पे मारेंगे। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट तो फजलुर रहमान साहब का है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे बयानात जिनमें वो फौजी जर्नलों का नाम लेकर कह रहे हैं, जिसमें वो लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाते हुए ये कह रहे हैं कि कोई भी फ़ौज अपने लोगों पे अटैक नहीं कर सकती, लिहाजा तगड़े हो जाओ, फ़ौज के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। और फिर फ़ौज के अंदर भी बगावत का उन्होंने कहा कि उनके ऑर्डर्स ना लें, उनके अहकामात को ना माने फ़ौजी अपने अफसरान के। तो फ़ौज के अंदर बगावत का भी कहा नवाज शरीफ साहब ने, और दीगर बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, कभी खलाई मखलूक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मुन्ने के अब्बा कहते हैं, तो मुख्तलिफ नाम इन्होंने फ़ौज के रखे हुए हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, अब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का स्टेटमेंट बड़ा मकबूल हुआ, उन्होंने कहा जर्नैलों की गर्दनें उतार दो। ये लगभग 150 के करीब जर्नैल वो कहते हैं इनकी ख्वाहिश है JUI की कि इनकी गर्दनें काट दी जाएं, पाकिस्तान के जो मिलिट्री के जनरल्स हैं। तो आईने पाकिस्तान जो है वो इस तरह की तकरीर की इजाज़त नहीं देता आपको कि आप जुर्म करने के लिए उकसा रहे हैं लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, उनको ऑफेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ आप बदजुबानी भी कर रहे हैं, तीसरा आप मुल्क की दिफा के लिए भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता, ये वो रिस्ट्रिक्शंस वाले पोर्शन में आता है जहां पे मना किया गया है कि ये सारा कुछ आपने नहीं करना। तो आईने पाकिस्तान से तो आपको हो गया क्लियर कि ये आज़ादी इजहार राय के नाम पे आप ये नहीं कर सकते। अब इनका एक बड़ा सीरियस मसला है PDM का, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसका जवाब क्या दिया शेख रशीद अहमद साहब को। उन्होंने कहा कि 72 घंटे में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश या हरकत की तो आपकी वजारत नहीं रहेगी, 72 घंटे में आपकी वजारत नहीं रहेगी, और ये इतना आसान नहीं होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि हम तो स्टेटमेंट ही नहीं देते। मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि हम फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, मुल्क की दिफा के खिलाफ हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये नहीं कहा। या ये भी नहीं कहा कि हम ये स्टेटमेंट दे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर पर्चा दर्ज किया ना 72 घंटों में, तो 72 घंटों में फिर आपकी वजारत नहीं रहेगी। ये धमकी लगाई शेख रशीद अहमद साहब को। इसकी वजह समझिए, इसकी वजह यह है कि मौलाना साहब की मजबूरी है कि उनको हर हाल में फौज के खिलाफ बात करनी है, हर हाल में फौज के खिलाफ फौज को भी और लोगों को भी उकसाना है, हर हाल में लोगों को बगावत पे मजबूर करना है। ये मौलाना साहब को करना पड़ेगा, PDM को करना पड़ेगा। रीजन क्या है जरा समझिए। अगर तो इस्लामाबाद चले जाते हैं लॉन्ग मार्च या धरना लेकर, तो 1 महीना बैठ जाएं, 2 महीने बैठ जाएं, 4 महीने बैठ जाएं। इमरान खान 126 दिन बैठकर उठे थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ होना भी नहीं था। इससे क्या होगा? कई धरने आए चले गए, धरना वबाले जान बन जाता है उस पार्टी के लिए जो धरना देती है। थोड़े दिन तो लोग वहां से तंग होते हैं, उसके बाद लोग रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से आते हैं, पूरा शहर खुल जाता है, मामूलाते जिंदगी नॉर्मल हो जाते हैं। वो जो 1 किलोमीटर का एरिया उसको बंद कर दिया जाता है। उस 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले जो है वो थोड़े अरसे के बाद परेशान हो जाते हैं, उनकी तादाद कम होती चली जाती है, लोग वहां से उठ के भागना चाहते हैं। तो धरना देने का इस्लामाबाद में तो फायदा ही कोई नहीं है। तो धरना ऐसी जगह क्यों ना दिया जाए कि पूरी दुनिया में खबर बने। धरना ऐसी जगह दिया जाए कि भारत, अमेरिका, यूरोप,
آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پوری دنیا کے اخبارات جو ہیں, عرب ممالک, سب ایک ہی بات کر رہے ہوں کہ پاکستان کی فوج کا GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر کو گھیر لیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے. تو دھرنا ایسی جگہ پہ دیا جائے جہاں عالمی لیول کی خبر بنے, جہاں پوری دنیا سے یہ خبر اٹھائی جائے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب ہم سوچ رہے ہیں کہ اسلام آباد جانا ہے یا راولپنڈی جانا ہے. وہ تو سوچ رہے ہیں نا, تو خبر ہم نے نکالی ہے. ان کا یہ پلان ہے کہ وہ راولپنڈی جائیں گے اور GHQ کے باہر دھرنا دیں گے. اب یہاں دھرنا دینے کے لیے لوگوں کا جو مائنڈ بنانا ہے وہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا بہت ضروری ہے کہ فساد کی جڑ پاکستان کی فوج ہے. اور وہ قائل کرنے کے لیے مولانا صاحب کو, ان کے ساتھیوں کو, PDM کی دیگر پارٹیوں کو فوج کے خلاف بار بار بیانات دینے پڑیں گے, فوج کے خلاف بار بار اکسانا پڑے گا, فوج کے خلاف بار بار لوگوں کے دماغوں میں ہیمرنگ جیسے ہتھوڑے مارتے ہیں نا, وہ ایسا کرنا پڑے گا. لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی فوج اصل مسئلہ ہے. بغیر قائل ہوئے تو کوئی نہیں جائے گا اور جا کے GHQ کے باہر بیٹھ جائے گا, سوائے چند مدارس کے طلباء کے. اور وہاں پہ بھی بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے. کئی اساتذہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے کئی دفعہ استعمال کر لیا, اب ہم نہیں استعمال ہونا چاہتے. وفاق المدارس کے اندر بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر دفعہ استعمال کرتے ہیں, نکلو ان کے چنگل سے. تو ایسی صورتحال کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا صرف طلباء کو لے جا کے GHQ کے باہر بٹھانا جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز نہ بیٹھیں. کیا پیپلز پارٹی بیٹھ جائے گی GHQ کے باہر؟ اس کے لیے ایک بہت بڑا مومنٹم بنے, عوامی لیول کا ایک بہت بڑا احتجاج ہو, 10-15 لاکھ لوگ جائیں, عام لوگ اس کے اندر شامل ہوں, خواتین بچے, پھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں. ایسے تو نہیں بیٹھ سکتا کوئی. تو پیپلز پارٹی تو مائنس کریں آپ, PMLN ایک بہت بڑا حصہ آپ مائنس کر دیں. وہ نہیں جا کر بیٹھنا چاہیں گے GHQ کے باہر. یا پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا ایک رومانس ہے, لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جا کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فوجی ہے, ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قربانی دی ہوئی ہے. یہاں جہاں اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, یہاں آس پاس کے علاقوں میں سارے لوگ جو ہیں وہ فوجی ہیں, بے شمار لوگ جو ہیں وہ فوج میں بھرتی ہوئی ہے. چکوال کا علاقہ ہے جہاں میں رکا ہوں. اب یہ چکوال کے علاقے میں آپ لوگوں کو کہیں گے چلو فوج کے خلاف چلیں, ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فوجی ہے, کوئی نہ کوئی شہید ہے. تو یہاں سے لوگ نہیں جائیں گے, اور بھی لوگوں مختلف جگہوں سے لوگ نہیں آئیں گے. تو بڑا پرابلم ہو جائے گا, ریئیکشن بڑا خوفناک آئے گا. لہذا اس کے لیے ایک مومنٹم بنانا پڑے گا, ایک دباؤ بنانا پڑے گا, لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا پڑے گا کہ چل کے GHQ کے باہر بیٹھتے ہیں. اور جب قائل کرنا ہے تو پھر آپ کو سٹیٹمنٹ دینے پڑیں گے, آپ کو بیانات بار بار فوج کے خلاف دینے پڑیں گے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور PDM کو یہ بیانات دینے ہوں گے. اب وہ بیانات دیں گے تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میں پرچہ دے دوں گا, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پرچہ دیں گے تو آپ کی 72 گھنٹے میں وزارت نہیں رہنے دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا بیان دیتے ہیں, شیخ رشید احمد پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, اور پھر مولانا صاحب 72 گھنٹے میں کیسے شیخ رشید احمد صاحب کو ان کے گھر بھیجتے ہیں وزارت سے فارغ کر کے. چیلنج تو دونوں نے ایک دوسرے کو دے دیا ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ میدان کے اندر ہوگا. تو یہ گھوڑا, یہ میدان. اب معاملہ ایک اور ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی ہے, یہ سٹیٹمنٹ تو ان کو دینے پڑیں گے, میں نے کو بتایا. ایک اور اعلان مولانا صاحب نے یہ کیا کہ 21 جنوری کو, یعنی 19 کا پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا, 19 تاریخ کو یہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کریں گے. 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی ایک نکال رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. کیوں؟ کون تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو؟ آپ کے وزیر اعظم نے اب تک جتنے انٹرویوز دیے ہیں ان تمام کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا, نیور ایور. یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو جائے گی, نظریہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو جائے گی, قائد اعظم کے ساتھ غداری ہو جائے گی. انہوں نے کہا میں اپنے اللہ کو جا کر کیا جواب دوں گا, جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے. پھر جا کے اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے کہ اسرائیل نامنظور ریلی نکال رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, فضل الرحمان صاحب آپ کا سٹیٹمنٹ چاہیے. اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب میں گیا تھا جہاں سے آپ کو فنڈنگ آتی ہے, آپ سٹیٹمنٹ دیجئے نا. آپ پہلے ایک بیان جاری کیجئے کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر کے بہت غلط کیا, مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ UAE کا بائیکاٹ کریں اور UAE کے خلاف اس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ یہ کہیں مولانا صاحب.
आप ये कहें कि सऊदी अरब इसराइल से बातें कर रहा है, सऊदी अखबारात जो है वो इसराइल के हक में लिख रहे हैं, उनकी रॉयल फैमिली उनके साथ ताल्लुकात बना रही है, मदीना मुनव्वरा में पहली मरतबा इस किस्म की पार्टी हुई, इसके ऊपर एक वीलॉग कर लेंगे। लेकिन आप सऊदीया के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, यूएई के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन अरबों से आपके मदारस में फंडिंग आती है और उस फंडिंग से आप अपने मदारस के अंदर बहुत सारा पैसा बनाते हैं और वो पैसा आपकी जेबों में भी जाता है। तलबा को तो आप देते ही कुछ नहीं है, वो तो बेचारे गरीब हैं। तलबा को तो आपने 2 वक्त का खाना देना, और क्या देना आपने उनको। तलबा की हालत आप देखिए, उनकी तालीमी काबिलियत आप देखिए, उनको आप दे रहे हैं टके और खुद आप अपनी जेबें भर रहे हैं। गाड़ियां सारी आपके पास, जायदादें सारी आपके पास, जमीनें सारी आपके पास, हर चीज, हर टेक्नोलॉजी आपके पास है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली अयाशियां करें, और जो हमारे मदारस के तलबा हैं वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए आपके पास बैठे हुए हैं। तो ये जो पैसा आपके पास आता ना अरबों से, वो पैसा आपकी जुबान को हिलने नहीं देता, आपको बोलने नहीं देता उनके खिलाफ। हालांकि इसराइल को तस्लीम वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली कहा, बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट करें, आप ये कह रहे हैं कि हम इसराइल नामंजूर की रैली निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, आप एक दफा फिर वही कर रहे हैं। और आपने कहा मैंने पीडीएम को दावत दी है इसराइल नामंजूर रैली के लिए, जो उन्होंने कबूल कर ली है। आप किस पीडीएम की बात कर रहे हैं? उस पीडीएम की जिसका एक लीडर बड़ा जो है वो नवाज शरीफ है, जिसने इसराइल में अपना वफद भेजा और इसराइली वफद को पाकिस्तान बुलवाया, और ये सारी खबरें खुल चुकी हैं और वो उसकी तरदीद भी नहीं कर पा रहे। उस नवाज शरीफ को आपने दावत दी है इसराइल नामंजूर के खिलाफ, या उस पीपल्स पार्टी को दी है जिसने अपने दौर में बहुत ज्यादा ताल्लुकात बनाए इसराइल के साथ, या उस पीपल्स पार्टी को दी है जिसके साथ मुलाकात बाकायदा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुई है इसराइलियों के साथ, या उस पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं जिसके बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि यहूदी हमारे भाई हैं, हमारे यहूदी भाइयों के साथ गलत हुआ था। आप उस पीपल्स पार्टी को दावत दे रहे हैं इसराइल के खिलाफ, इसराइल नामंजूर रैली के अंदर आप उनको दावत दे रहे हैं, जिनके दौर के अंदर सैयदा आबदा, बल्कि सैयदा आबदा हुसैन ने नवाज शरीफ के दौर में बहुत काम किया था, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी बहुत काम हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद इन्वॉल्व रही। तो इन दोनों दौरे हुकूमत में इन दोनों हुकूमतों ने इसराइल के साथ बुरे ताल्लुकात तो नहीं रखे, बुरे ताल्लुकात तो नहीं रखे ना। तो आप उनको कह रहे हैं कि आओ और रैली के अंदर शिरकत करो इसराइल नामंजूर। वो जो अपने मुंह से कभी नहीं बोले, उनको आप साथ शामिल कर रहे हैं, साथ खड़ा कर रहे हैं। और जो अपने मुंह से रोज कहता है मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं तेरे खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। वाह मौलाना साहब, ये तो बात समझ आ जाएगी पाकिस्तान के हर आम आदमी को भी कि ये पहली हुकूमत है जिसने इतना खुल के ये स्टांस लिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम पे बहुत दबाव है लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। अब आ जाए आखिरी इशू जो मौलाना फजल रहमान साहब ने उठाया, वो ये कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी को दोबारा एक फजल रहमान साहब प्रोग्राम करने जा रहे हैं। फजल रहमान साहब, आप कश्मीर कमेटी के कितना अरसा चेयरमैन रहे? कोई एक कारकर्दगी अपनी अगर आप बता दें कि ये काम आपने किया है कश्मीर कमेटी के लिए, कश्मीर कमेटी में रहते हुए कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कोई एक जगह पे आपने एक टके का काम किया हो। जब आपसे सवाल किया था एक जर्नलिस्ट ने कि वहां कश्मीरियों को मार पड़ रही है, तो आपने आगे से ये जवाब दिया था बुरा सा मुंह बना के कि और क्या करूं, हमला कर दूं उनके ऊपर इंडिया पे। ये आपका स्टेटमेंट था मौलाना साहब। इतने उखड़े हुए थे आप जब आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, और आपसे बार बार जब कश्मीर के बारे में पूछा जाता था तो आप चिढ़ जाते थे कि मेरे से क्यों कश्मीर के बारे में पूछते हो। आप इरिटेट होते थे, लेकिन कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप आपने नहीं छोड़ी। अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो छोड़ देते, लेकिन माल था, पोजीशन थी, आपने नहीं छोड़ी। मौलाना फजल रहमान साहब, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती आपको तब करना चाहिए था जब आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, आपने कुछ नहीं किया, अफसोस। और अब आप करने जा रहे हैं, गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।